ये फिशरमैन की टीम बहुत सारी मछलियां पकड़ने के लिए ओशन के बीचों बीच चले जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पानी के अंदर तो अलग ही एलियन सिविलाइजेशन की दुनिया पनप रही है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है सिबॉन नाम के एक स्टूडेंट को दिखाते हुए, जो एक टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। सिबॉन स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज थी और हर चीजों में आगे होती है, लेकिन सिबॉन की एक प्रॉब्लम थी, वो ज्यादा सोशलाइज नहीं हुआ करती। वो अपने दोस्तों के साथ ना तो ज्यादा घुलती मिलती और ना ही स्ट्रेंजर से मिलकर अपनी जान पहचान बढ़ाती। इस समय भी सिबॉन अपनी थीसिस पर ही काम कर रही होती है और लेबोरेटरी में जब उसके साथी किसी दूसरे फ्रेंड्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो सिबॉन उन सभी को एकदम से इग्नोर करते हुए अपने काम पर ध्यान देती है। ऐसा लग रहा था कि सिबॉन को बाकी लोगों से कुछ तो प्रॉब्लम है। खैर, अब थोड़ी देर के बाद सिबॉन के पास उसका एक प्रोफेसर आता है। प्रोफेसर ने तो सिबॉन को एक रिसर्च पर जाने के लिए कहा ताकि वो अपनी थीसिस और आगे बढ़ा सके। प्रोफेसर तो सिबॉन को सारी बातें बताने लगे कि एक शिप है जिस पर कई सारे फिशरमैन्स मौजूद हैं। वो पूरी टीम समुद्र के बीचों बीच जाकर मछलियां पकड़ने वाली है। तो अब यहाँ प्रोफेसर और उनकी यूनिवर्सिटी चाहती है कि सिबॉन उन लोगों के साथ जाकर अपनी रिसर्च आगे बढ़ाए, यानी वो उस फिशरमैन की पूरी टीम के साथ ये चेक करेगी कि पानी के अंदर कैसे जीव जंतु मौजूद हैं, क्योंकि फिशरमैन की टीम जिस रीजन पर जा रही है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। उस जगह पर कई सारे केसेस सामने आए हैं कि लोग वहाँ पर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ये चीजें प्रोफेसर चाहते थे कि सिबॉन अपनी थीसिस में इंक्लूड करे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ले। शुरुआत में तो सिबॉन इन चीजों के लिए मना कर रही थी, क्योंकि फिर उसे दूसरे लोगों से मिलना पड़ता और अपनी जान पहचान बढ़ानी पड़ती, जो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रोफेसर के बार बार इंसिस्ट करने पर आखिरकार सिबॉन मान जाती है। अब यहाँ सिबॉन ने अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था और पहुंच गई थी बंदरगाह की तरफ। बंदरगाह पर फिशरमैन की टीम का एक आदमी आता है जिसका नाम जॉनी था। जॉनी तो जल्द से जल्द सिबॉन को अपने साथ लेकर बोट की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ बाकी टीम मेंबर्स उसका वेट कर रहे थे। ट्रेवल करते हुए वो दोनों थोड़ी देर में ही बोट के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कुछ और भी मेंबर्स थे जिसकी मुलाकात सिबॉन से की जा रही थी, जैसे कि इस पूरे बोट की पायलट फ्रेया और उसका हस्बैंड ग्रेड। एक इंजीनियर आदमी भी होता है जो इस पूरे बोट की मरम्मत किया करता। बाकी सियारा नाम की एक लेडी और सैन नाम का एक वर्कर भी शामिल था। जॉनी सिबॉन का इंट्रोडक्शन देते हुए सभी को ये बताता है कि सिबॉन यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आई है, हम जो भी कर रहे हैं। बात ये थी कि यूनिवर्सिटी ने उन लोगों को कुछ पैसे भी दिए थे ताकि वो सिबॉन को इसमें शामिल कर ले। उन्हें कुछ नहीं करना है, सिबॉन अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखेगी और वो अपने शिकार को। अब सभी लोग जब वहाँ से चले जाते हैं तो फ्रेया और ग्रेड एक दूसरे से बातें करने लगे। वो कह रहे होते हैं कि अगर हमें इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमें ये बोट सेल करनी होगी, यानी उनके इतने बुरे दिन आ गए थे। इस बार तो उन सभी को काफी सारी मछलियां पकड़कर अपना प्रॉफिट कराना ही होगा। अब यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब सिबॉन बोट के ऊपर आकर अपना कैप निकालती है तो पता चला कि सिबॉन की तो रेड हेयर है। अब ये बालों का लाल रंग तो उसके बचपन से ही था। लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स जब सिबॉन की ये रियलिटी देखते हैं तो वो एकदम दंग रह गए, क्योंकि उनके इलाके में माना जाता था कि जिस भी लेडी की रेड हेयर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बैड लक अपने साथ लेकर आती है, खास करके सी और बोट वाले इलाके में। सभी को ये टेंशन होने लगी, लेकिन अब वो सिबॉन को यहाँ से निकाल नहीं सकते। उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों से पहले ही पैसे ले लिए, तो अब फिलहाल के लिए इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ने लगे थे। फ्रेया और ग्रेट तो निकलने से पहले एक आखिरी बार प्रे करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी का लॉकेट भी देखा जो कई साल पहले बीमारी के कारण मर गई थी। उन दोनों के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए, इसीलिए दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्रॉफिट कमाने का ये तरीका निकाला है। अब जॉनी यहाँ सिबॉन को बोट के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर सभी लोग आराम करते थे। उस जगह पर 4 स्टैग बने हुए होते हैं जहाँ सभी लोग सोते थे। जॉनी सिबॉन को रूल बताता है कि इस जगह पर कोई भी एक साथ नहीं सोता, बल्कि सभी लोग शिफ्ट में काम करते हैं जिससे कि बोट का संतुलन बना रहे। सिबॉन भी ये सुनकर एकदम चौंक गई कि उसे भी ये रूटीन फॉलो करनी होगी। देखा जाए तो उसे सिर्फ 5 घंटे की ही नींद मिलेगी। सिबॉन ये सुनकर एकदम चौंक जाती है, क्योंकि उसे सोना तो बहुत ज्यादा पसंद था, पर वो अपनी यूनिवर्सिटी द्वारा बताए गए थीसिस लिखने के लिए इतना तो कर ही सकती है। अब जॉनी और सिबॉन ट्रैवल करते हुए बोट के सबसे निचले वाले हिस्से में आ जाते हैं। वो बोट के इंजन वाला इलाका था जहाँ पर एक इंजीनियर लगातार काम कर रहा होता है। अब सिबॉन उस जगह पर देखकर एकदम हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ अलग ही टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स मौजूद थे और उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा गया था। इनफैक्ट बड़ी बड़ी पानी की लहरें भी उनसे टकराएंगी तो इस पूरी मशीन और मैकेनिज्म की मदद से वो आराम से बच जाएंगे। सिबॉन तो इन्हीं बातों पर उस इंजीनियर की तारीफ करती है कि तुम्हारे स्किल्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिबॉन को ये बात समझ में नहीं आ
रही थी कि इतना अच्छा होने के बावजूद भी ये इंजीनियर यहाँ पर क्या काम कर रहा है। पूछने पर वो इंजीनियर बताने लगा कि उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा प्रेग्नेंट है और उस समय उसे मनी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो उसने ये काम एक्सेप्ट कर लिया। फिलहाल अभी तक तो ग्रेड ने उसे कोई पैसे दिए नहीं होते, लेकिन उसने प्रॉमिस किया है कि मिशन जैसे ही खत्म होगा वो सभी को पेमेंट कर देगा। इतना भरोसा सभी को ग्रेड और फ्रिया के ऊपर तो था ही, इसीलिए अब सभी लोग अपने अपने बताए गए काम पर लग जाते हैं ताकि वो अपनी पूरी कोशिश करे उस रीजन में जाकर और बहुत सारी मछलियां पकड़े। अब यहाँ थोड़ी ही देर हुई थी कि वो अपनी बोट लेकर समुद्र में उतरे होते हैं कि फ्रिया और ग्रेड को एक इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसी से थोड़ी साइड में ही एक रेस्ट्रिक्टेड जोन आता है। वहाँ पर किसी का भी जाना मना है क्योंकि उस जगह पर ही सबसे ज्यादा वेल्स की तादाद देखी गई है। इस समय वेल्स को बचाया जा रहा था क्योंकि वो एक्सटेंट होने आ चुकी थी, इसीलिए किसी भी गोताखोर या फिर फिशरमैन की टीम को वहां जाने से मना किया जाता है। इसीलिए फ्रेया और ग्रेड ने ये डिसाइड किया कि वो रेस्ट्रिक्टेड जोन में ना जाकर उसके ठीक बॉर्डर के साइड में फिशिंग करेंगे। इससे कोई भी रूल्स के वायलेशन नहीं होंगे और वो अपना काम भी कर पाएंगे। यहाँ सिबोन तो अपना लैपटॉप और कई सारी किताबें लेकर बैठ गई क्योंकि उसका रिसर्च चालू हो चुका था। उसे ये सब देखना था कि आखिर पानी में कौन कौन से जीव रहते हैं और आखिर जो उसने सुना है कि ये एरिया इतना ज्यादा गुमनाम है और यहाँ पर आने के बाद कई लोग गायब हो चुके हैं, तो आखिर इसका रीजन क्या है ये भी उसे पता करना था। अब फ्रेया और ग्रेड जब सभी के साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो बेचारी सिमोन उनको ज्वाइन नहीं करती। वही बात हो गई कि उसे सोशलाइज करना पसंद नहीं था और वो अकेले ही जाकर खाना खाती है। अकेले में वो रिसर्च करती और ज्यादा किसी से बातें नहीं करती। अब बोट पर रात का समय हो चुका था और सिमोन बाहर की तरफ लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। तभी उस जगह पर फ्रेया आ जाती है जो उससे बातचीत करने लगी कि तुम कैसी हो। सिमोन ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी और अपने काम पर बिजी हो गई। अब यहाँ फ्रेया तुरंत ही सिमोन को नीचे की तरफ दिखाती है पानी में जहाँ कई सारी रोशनियां जल रही थी। ये दरअसल छोटे छोटे जीव होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन की वजह से रोशनी निकलती थी, लेकिन उन्हें साथ में देखना बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग माना जाता है। अब सिमोन तो एक विज्ञान की छात्रा थी तो वो साइंस पर ज्यादा बिलीव करती है। उसने साफ कह दिया कि ये तो सिर्फ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन फ्रेया इस चीज में पुराने माइथोलॉजी को मानती है। फ्रेया ने सिमोन को ये बताया कि उसने पढ़ा है कि ये सारी चीजें एक रीजन की वजह से हुई हैं। कई साल पहले एक बहुत ही पवित्र औरत ने अपने आप को यहाँ पर कुर्बान कर दिया था, यानी वो पानी में पूरी तरीके से मिलकर मर गई। और कहा जाता है कि पानी में इस तरीके के जो भी चीजें चमक रही हैं, ये उस औरत के बाल हैं जो इतनी अच्छी तरीके से फ्लो करते हुए दिखाई देते हैं। ये भी कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा आज भी इस पूरे सी के अंदर मौजूद है। सिमोन तो बेचारी इन चीजों के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। उसे तो ये सारी चीजें बकवास लगती हैं और वो सिर्फ यहाँ पर अपनी रिसर्च करने के लिए आई है। अब अगली सुबह वो सभी नोटिस कर रहे थे कई सारी व्हेल्स मछलियों को जो कि वहाँ से ऊपर की तरफ आई होती हैं। सभी तो इस बात से खुश हो रहे थे सिवाय सिमोन के, क्योंकि सिमोन को पता था कि ये सारी व्हेल्स मछलियाँ उस जगह से ज्यादा दूर रहती जहाँ पर ये सारी बोट और शिकार करने के लिए शिकारी आते। लेकिन फिर भी इतनी सारी व्हेल्स झुंड में ऊपर की तरफ क्यों बाहर निकल रही है ये उसे समझता नहीं। तभी अचानक थोड़ी ही देर बाद ग्रेड कुछ अजीब सा नोटिस करता है रडार पर। जैसे ही अब वो कुछ बोल पाता तभी उनकी बोट एक जगह पर स्टक हो जाती है। सारी चीजें यहाँ से वहाँ उथल पुथल हो गई थी और काफी लोगों को चोट भी लगी होती है। अब प्रॉब्लम की बात ये थी कि ना उन्होंने बोट का कोई एंकर गिराया था और ना ही यहाँ पर दूर दूर तक कोई चट्टान होती है। तो आखिरकार उनकी ये बोट बीच समुद्र में अपने आप रुक कैसे गई। इंजीनियर से पूछने पर वो बताता है कि इंजन एकदम करेक्ट काम कर रहा है, इसकी प्रॉब्लम जरूर नीचे की तरफ है। अब सिमोन और फ्रेया के साथ सभी लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं देखने के लिए। तो सिमोन एकदम चौंक गई क्योंकि बोट के एकदम कॉर्नर पर कुछ अजीब तरीके के फंगस बनते जा रहे थे। ये फंगस बहुत ही अजीब होते हैं और ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए सिमोन ने थोड़ी रिसर्च करने के लिए उस फंगस के सैंपल अपने पास रख लिए। वो एकदम चिपचिपा लिक्विड था जैसे कि किसी जानवर के मुंह से निकली हुई लार। अब यहाँ ग्रेड जैसे ही उस पूरे फंगस को थोड़ा सा हटाता है तो पता चला कि दूसरी तरफ कोई अजीब सा जल जीव मौजूद है। उनके हिसाब से ये कोई स्टार फिश की प्रजाति हो सकती है जो यहाँ पर इस तरीके से चिपक गई हो। अब आखिरकार इसका एक्चुअल रीजन क्या है यही पता करने के लिए उन्होंने सिमोन को नीचे जाने के लिए कहा, क्योंकि सिमोन के पास पूरा सूट होता है जिससे वो पानी में आराम से डाइव करके पता लगा सकती थी। सिमोन को पहले तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर वो मान जाती है और पूरा अपना डाइविंग गियर पहन लेती है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। थोड़ी देर के अंदर ही वो पानी में कूद गई और चारों तरफ देखने लगी कि बोट को किसने रोक रखा है। वो फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि बड़े बड़े टेंटिकल्स जो पानी के एकदम नीचे से आ रहे थे उन्होंने बोट को एकदम जकड़ कर रखा था। ऐसा लग रहा होता है कि ये किसी दूसरी दुनिया से आए क्रिएचर्स हैं, क्योंकि इस टाइप की स्पीशीज के बारे में तो वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। सिमोन उन बड़े बड़े टेंटिकल्स को पास जाकर देखने लगी। पता चला कि पीछे से एक टेंटिकल उसकी तरफ बढ़ रहा है जिसके नुकीले दांत हैं। सिमोन जल्द से जल्द उसे नोटिस करके पीछे हट जाती है, नहीं तो आज उसकी मौत पक्की थी।
अब सिबॉन नीचे की तरफ देख पा रही थी कि ये टेंटिकल्स निकल कहां से रहे, तो पता चला कि नीचे की तरफ एक बड़ा सा फ्लैट सरफेस है और वहीं पर इनका सोर्स बैठा हुआ है। सिबॉन इतना समझ गई कि ये कुछ यूनिक टाइप के क्रिएचर्स हैं जिन्हें अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। अब सिबॉन ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर ऊपर की तरफ चली जाती है और सभी को बताने लग जाती है। ग्रेड और उसकी वाइफ कह रहे थे कि जरूर वो कोई बड़ा सा ऑक्टोपस होगा, क्योंकि ऑक्टोपस के ही बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं और वो किसी चीज को भी उन टेंटिकल से पकड़ सकते थे। तो अब उनके दिमाग में थोड़ा सा लालच आने लगता है कि वो मछलियां पकड़ने के बजाय इस अजीब से यूनिक ऑक्टोपस को पकड़े तो उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, साथ ही साथ उनका इतिहास में नाम भी दर्ज हो जाएगा इसे डिस्कवर करने के लिए। सभी लोग अपने इस डिस्कवरी से बहुत ज्यादा खुश तो लग रहे थे, लेकिन सिबॉन के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने तो ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए बड़े बड़े पानी में जाल बिछा दिए थे, पर उन्हें जाल वापस से ऊपर खींचना पड़ता है क्योंकि ऑक्टोपस का वेट बहुत ज्यादा था। इस तरीके से तो उनकी बोट आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। अब उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इस ऑक्टोपस को पकड़े कैसे और आखिरकार ये किस टाइप की अनजानी प्रजाति के ऑक्टोपस है। लेकिन यहाँ सिबॉन को किसी भी तरीके से वो ऑक्टोपस नहीं लग रहा होता। वो ऐसे नहीं होते, बल्कि इस अजीब से क्रिएचर के तो बड़े बड़े और नुकीले टेंटिकल थे। अब एक मोमेंट पर जब जॉनी काम कर रहा था तो उसके हाथ पर कट लग जाता है। बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी, इसीलिए वो फर्स्ट एड के लिए चला गया। भागते हुए उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है और जैसे ही सिबॉन ने उसके वॉलेट को चेक किया तो पता चला कि जो फंगस उसने बोट की दीवारों पर देखा था वो उसके वॉलेट पर भी है, और हो सकता है कि जो कट जॉनी को लगा है उसमें इन फंगस का ही हाथ हो। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। पर तभी अचानक उन सभी को समुद्र में एक और बोट दिखाई देती है जो उनसे थोड़े ही डिस्टेंस पर थी। सबसे पहले ग्रेड रेडियो की मदद से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। बहुत देर वेट करने के बाद आखिरकार ग्रेड अपनी टीम के सामने एक ऐसा उपाय रखता है जिससे वो बड़े से ऑक्टोपस को पकड़ लेंगे। ग्रेड ने समझाया कि हमें उन दूसरे बोट के लोगों की मदद लेनी चाहिए। हो सकता है कि उनके पास बेटर इक्विपमेंट हो और उससे हमें फायदा हो जाए। जो भी समुद्र में से हम पकड़ेंगे उसका हम आधा आधा प्रॉफिट बांट लेंगे। खैर ये सारी बातें ग्रेड बता तो देता है, लेकिन सभी लोग उससे राजी नहीं हो रहे थे। सिर्फ सिबॉन और जॉन ग्रेड के साथ उस दूसरे शिप पर जाने के लिए तैयार होते हैं। बाकियों को पता नहीं बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो वही बोट पर रुकते हैं। ग्रेड ने तो फ्लेयर चलाकर भी उन्हें इशारा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दूसरी बोट वाले देखते ही नहीं। इसीलिए वो एक एयर बोट ले लेते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और यहाँ ग्रेड, सिबॉन और जॉनी लगातार आगे बढ़ने लगे थे। थोड़ी देर में वो उस दूसरी बोट पर पहुंचकर जब अंदर की तरफ जाते हैं तो पता चला कि वहां पर कोई भी नहीं है। बोट तो एकदम से खाली थी और पता नहीं सभी कहां चले गए। पूरी बोट की छानबीन करते हुए जैसे ही वो सभी निचले हिस्से में आते हैं तो सभी एकदम शॉक रह गए, क्योंकि वहां पर क्रू मेंबर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। सभी क्रू मेंबर्स बहुत बुरी तरीके से मारे गए होते हैं। पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उनकी आंखें और हाथ पैर एकदम से गायब थे। लग रहा था कि किसी ने इंटेंशनली उन्हें काटा हो। सिबॉन तो सबसे ज्यादा डर गई थी और वो पीछे चली आती है। ग्रेट सिबॉन और जॉनी को ऊपर की तरफ लेकर आता है और शांत रहने के लिए कहता है। उसके हिसाब से ये सारे क्रू मेंबर्स कुछ अजीब तरीके का खाकर पागल हो गए होंगे, इसीलिए सीकनेस के कारण उनका ये हाल हो चुका है। खैर इन बातों पर बिलीव करना तो मुश्किल है, लेकिन ग्रेट सिबॉन और जॉनी को समझा देता है कि ये चीजें बाकी क्रू मेंबर्स को ना बताई जाए, इससे उनमें डर का माहौल फैल सकता था। पूरी कंडीशन को अच्छी तरीके से समझ लिया जाता है और वो बोट पर बैठकर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर इस कंडीशन में कभी हम होते और हमारी बोट को बड़े से ऑक्टोपस ने पकड़ लिया हो, जो छोड़ने का तो बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रहा, या फिर ऐसा हो जाए कि अंडर वाटर डाइविंग करते समय इस तरीके के खतरनाक ऑक्टोपस से सामना हो, तो आखिरकार इन सभी से बचने की टेक्निक क्या होगी। लेकिन इन सारी चीजों के पहले ये जान लेना है कि ऑक्टोपस के जो बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं वो उसी के अंदर मौजूद छोटे छोटे सक्शन कप्स का यूज करके किसी भी चीज को बहुत जोर से जकड़ लेता था। ऑक्टोपस द्वारा जनरेट किया गया ये सक्शन इतना ज्यादा होता है कि उसे 10 आदमी भी मिलकर खींच नहीं सकते। तो अगर इतना बड़ा ऑक्टोपस आपके बोट को पकड़ रखे और आपकी बोट हिल नहीं पा रही है, तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप उन सारे ऑक्टोपस के टेंटिकल के ऊपर कुछ अजीब सा डाल दीजिए, जिससे कि बोट का सरफेस एकदम से स्लिपरी बन जाए। रिसर्चर्स द्वारा देखा गया है कि ऑक्टोपस का सक्शन कप का ग्रिप एकदम से छूट जाता था जब सरफेस बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है। अब सरफेस को स्लिपरी बनाने के लिए हम सोप, ऑयल, फ्यूल या किसी चीज का भी यूज कर सकते हैं, जिससे ऑक्टोपस का ग्रिप छूट जाए और वो हमें आगे जाने दे। अब अगर इससे भी बात नहीं बन रही होती है तो हमें दूसरी टेक्निक अपनानी चाहिए, जिसमें वाइब्रेशन का यूज करना है। देखा गया है कि ऑक्टोपस को स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा नापसंद है, तो अगर ऐसे कंडीशन आती है तो आप अंदर से बोट को ठोकने लग जाइए, या फिर बोट के इंजन को इतनी तेज चालू कीजिए जिससे पूरी वाइब्रेशन चारों तरफ फैले।
ऐसा थोड़ी देर तक करते ही रहना है, जिससे ऑक्टोपस अपने आप ही आपको छोड़ देगा। एक और बात होती है कि ऑक्टोपस के ऊपर अगर वाटर का ज्यादा प्रेशर आएगा तो वो अपने आप ही सारी चीजें छोड़कर दूर भाग जाते थे। इसीलिए अगर हम उनके ऊपर बहुत फोर्स से वाटर डालें उनकी आंख की तरफ, तो ये उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता था। वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और आपको छोड़कर भाग जाएंगे। यही चीजें फॉलो करते हुए हम ऑक्टोपस के अटैक से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्रेड और उसके साथियों के साथ तो कुछ अलग ही हो रहा था। अब जैसे ही वो तीनों अपनी पहली बोट पर पहुंचते हैं तो इंजीनियर ने साफ कह दिया कि शायद अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब उन ऑक्टोपस के टेंटिकल अब नीचे चले गए हैं। धीरे धीरे वो अपनी बोट आगे बढ़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद जब उन्होंने बहुत सारे जाल पानी में बिछाए थे, उसके अंदर काफी सारी मछलियां आने लगी। वो सब भारी मात्रा में मछलियां पकड़कर बोट पर लेकर आ जाते हैं और उन सभी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ज्यादा मछलियां मतलब ज्यादा प्रॉफिट। ये दिन उन सभी के लिए बहुत अच्छा जा रहा था और उनका मूड भी फ्रेश हो जाता है। अब कहीं न कहीं सिबोन जॉनी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी और लग रहा था कि उनके बीच एक हिडन रिलेशनशिप जन्म लेने लगा है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते और एक दूसरे के क्लोज आते। इनफैक्ट अब तो जॉनी सिबोन को बाकी सभी के साथ बैठाकर डिनर कराने लग जाता है। यानी अब सिबोन के अंदर से सोशल एंजाइटी खत्म हो रही है। वहाँ पर सभी लोग अब एक दूसरे से बात करते हुए जब खाना खाने लगते हैं तो अचानक जॉन की तबीयत एकदम से खराब होने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी एकदम से जलने लगी है और उसे जल्द से जल्द जाकर पानी में नहाना होगा। जॉन अपने सारे कपड़े निकाल देता है और कहता है कि उसे पानी में कूदना है। सिबोन और सभी लोग उसे जाकर रोक रहे थे कि इतनी रात को पानी में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन जॉनी उस मोमेंट पर बहुत अजीब बिहेव करता है। ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई उसे प्रेरित कर रहा है पानी में कूदने के लिए। अब तुरंत सिबोन जॉनी को अंदर लेके आकर उसकी चेकअप करती है कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या हुई है। सिबोन जब जॉनी की आंखें बड़े ध्यान से देख रही थी तो उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वो चीज उसके रेटिना में होती है, जिसे कि ग्रेड ने भी बड़े ध्यान से देखा। ग्रेड को उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा होता, लेकिन जब जॉनी अपना मुंह धोने के लिए पास में गया तो उसकी आंख पूरी तरीके से फटते हुए बाहर निकल गई थी। पता चला कि उसकी बॉडी में इतने सारे टाइनी पैरासाइट मौजूद हैं जो एक साथ ही निकल गए। वो सब पूरी तरीके से बोट में फैल चुके थे और जॉनी की इतनी बुरी हालत में उसकी जान नहीं बच पाई। बेचारा सभी के सामने वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। सिबोन और बाकी क्रू मेंबर्स जॉनी की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गए। उन्हें थोड़ा सा समझ में आ चुका था कि पानी में ऐसा कुछ तो है जो इन लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, इसीलिए साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए कि पानी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। पर यहाँ शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि स्टैन नाम का उनका एक वर्कर तो नहा रहा था उसी पानी से। तुरंत ही सिबोन और ग्रेड उसे बचाने के लिए जाते हैं और चिल्लाते हैं कि तुम बिल्कुल पानी को टच मत करना। पर सैन की बॉडी में जितने भी कट्स थे, पानी के थ्रू वो पैरासाइट उसकी बॉडी में जाने लगे। जब तक वो सैन को बता पाते, सैन इन्फेक्ट हो चुका था। जॉनी तो पहले से ही इन्फेक्ट होता है जब उसके हाथ में कट लगा होता है, तब से ही पैरासाइट उसके बॉडी में पनप रहा था। और एक मोमेंट ऐसा आया जब जॉनी की आंख से वो सब बाहर निकल गए। सिबोन जॉनी की डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि अभी अभी तो वो जॉनी को पसंद करने लगी थी, वो उसके लिए केयर करती थी, पर अब इसका कुछ फायदा नहीं है। उन सभी को अब बहुत सावधान रहना होगा उस पूरे वायरस से जो पानी में फैला हुआ है। अब कुछ समय बाद बचे हुए सारे मेंबर्स वाटर फिल्ट्रेशन को अच्छी तरीके से चेक करते हैं। थोड़ा रिसर्च करने के बाद उन सभी को क्लियर हो गया कि ये पानी के अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा है जो एक पैरासाइट की तरह काम कर रहा है और लोगों की बॉडी में जाकर उन्हें मार रहा है। इसीलिए अब उन सभी को मछलियों का शिकार करना छोड़कर यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा न हो जाए कि सभी लोग इन्फेक्ट होकर खत्म हो जाएं। इंजीनियर भी बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि अभी तो उसे अपनी पूरी लाइफ बितानी है अपनी फैमिली के साथ। सिबोन तो इंजन रूम में मौजूद होकर उसे सांत्वना दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, हमें सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आना। वो खतरनाक पैरासाइट अब बोट पर चारों तरफ फैल चुका है, इसका अंदाजा तो उन्हें लग गया है, लेकिन वो सब यही प्रे कर रहे थे कि ये मुसीबत जल्द से जल्द टल जाए। जॉनी मर चुका था, इसीलिए सभी लोग वहाँ पर बैठकर उसका फ्यूनरल करते हैं। जॉनी की मौत का सबसे गहरा असर सिबोन पर हुआ था और वो काफी दुखी हो गई थी। अब सिबोन के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं और उसे याद आया वो स्लाइमी मटेरियल जिसका सैंपल उसने कलेक्ट किया था बोट के कॉर्नर से। वो तुरंत ही अपने कमरे में जाकर उस स्लाइमी मटेरियल को माइक्रोस्कोप में चेक करने लग जाती है। उसी कमरे में सैन भी मौजूद था, जिसकी हालत अब खराब पे खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो इन्फेक्टेड था और थोड़े समय में वो भी मर जाएगा। सिबोन ने जब उस पूरे स्लाइमी मटेरियल को माइक्रोस्कोप में देखा तो वो एकदम दंग रह गई, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे एक्स मौजूद थे जो पैरासाइट के होते हैं, और ये जरूर उन्हीं सारे क्रिएचर्स से आए होंगे जिसके बड़े बड़े टेंटिकल्स ने बोट को एकदम से जकड़ लिया था। सिबोन ये बात तो समझ गई थी कि उस दूसरी बोट पर जिस तरीके से लोग मारे गए थे उनका भी रीजन यही हो सकता है। उनके भी आंख नहीं होते और कई सारे बॉडी पार्ट्स गायब थे। सिबोन सैन का देखरेख करने के साथ साथ बाकी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है कि उसी क्रिएचर्स ने बोट के ऊपर अपने कई सारे अंडे छोड़ दिए हैं, और ये अंडे एक पैरासाइट की तरह काम कर रहे हैं जो इंसानों की बॉडी में घुसते ही उन्हें
इन्फेक्ट कर देते। वो सभी इंसानों की बॉडी को अपने होस्ट की तरह यूज करने लग जाते और जब वो अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो अपने आप बाहर निकल जाते। सिबॉन की बातें सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा डर गए और किसी को समझता नहीं कि वो इतने बड़े समुद्र में बचेंगे कैसे, क्योंकि वो पैरासाइट है और पूरे बोट में वो फैल चुका है। इसीलिए एक वैज्ञानिक कम्युनिटी से बिलोंग करने के कारण वो इंजीनियर के साथ मिलकर एक टेस्ट रन करती है। उसने अल्ट्रावायलेट किरणें और कई सारी चीजें उन पैरासाइट पर गिराने की ट्राई की, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था। पैरासाइट्स की कमजोरी उन्हें कुछ मिलती ही नहीं। उन दोनों की रिसर्च तो जारी थी, पर यहाँ बेचारे सैन की तबीयत खराब पे खराब होती जाती है। अब तो उसके भी आंख में दिखाई पड़ रहा था कि वो पैरासाइट घूम रहे हैं। अब सियरा नाम की लेडी सैन के बहुत करीब थी, क्योंकि वो उसकी रिलेटिव होती है, इसीलिए वो सैन को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सैन ने भी आखिरकार अपनी जान खुद ले ली और वो भी मर गया। यानी अब पूरी टीम में से 2 लोग जा चुके हैं। अब तो सिबॉन ने एक और उपाय निकाला कि वो पूरी बोट को इलेक्ट्रीफाई करेंगे, यानी बोट के ऊपर एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की धारा छोड़ेंगे जिससे ये सारे पैरासाइट एकदम से खत्म हो जाए। स्टार्टिंग में तो फ्रेया मना कर रही थी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से उसकी बोट डैमेज हो सकती है, लेकिन उनके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था। कई घंटों तक ये इलेक्ट्रिफिकेशन चलता रहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं दिख रहा था। सिबॉन बाकी मेंबर्स को यही सुझाव दे रही थी कि जितना हो सके हमें दूर रहना है उन पैरासाइट से और ट्राई करना है इन्हें खत्म किए बिना वापस ना लौटे, क्योंकि अगर उनमें से कोई इन्फेक्टेड रहा और टाउन में जाकर उसने बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर दिया तो ये एक महामारी फैल सकती थी। पर फ्रेया और ग्रेट इस बात को नहीं समझते थे। वो तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोट को आगे बढ़ाते हैं बंदरगाह की तरफ। सिबॉन ये जानती थी कि ये दुनिया का अंत हो सकता है, इसीलिए वो रात के समय एक रस्सी को प्रोपेलर में फंसा देती है, जिससे कि बोट उस जगह से हिल ही नहीं पा रही थी और वहीं रुक गई। बाकियों को जब ये पता चलता है तो वो सिबॉन पर काफी गुस्सा होने लगे, पर सिबॉन उन सभी को अच्छी तरीके से बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फ्रेया और ग्रेट भी बहुत सोचने के बाद ये समझ चुके थे कि वो बाकियों के लिए खतरा नहीं बन सकते। उन्हें यहीं पर रहकर इन सारे पैरासाइट को खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। इसीलिए अब सिबॉन सभी की आंखें चेक करने लगी कि उनके अंदर पैरासाइट है भी कि नहीं। एक एक करके सबकी टेस्टिंग हो गई, लेकिन कोई इन्फेक्टेड नहीं था। पर ग्रेट एकदम चौंक गया, क्योंकि सिबॉन ने उसकी टेस्टिंग नहीं की। सिबॉन तो दुख के मारे अपना मुंह नीचे कर लेती है, यानी इसका मतलब साफ है कि ग्रेट इन्फेक्टेड है। ग्रेट की वाइफ फ्रेया जब उसके आंख में देख रही थी तो उसे पैरासाइट दिखाई दिए। ये बात पता चलने पर ग्रेट एकदम चौंक गया और उसे पता चल चुका था कि वो बचने नहीं वाला। उसकी भी मौत उसी बुरी तरीके से होगी जैसे कि जॉनी और सैन की हुई थी। फ्रेया को भी कुछ समझ नहीं रहा था कि वो अपने हस्बैंड को कैसे बचाए। ग्रेट तो रोते हुए अपने आप को दोष देता है कि अगर वो पैसे कमाने के चक्कर में इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं आता तो ये सारी प्रॉब्लम उन्हें कभी फेस नहीं करनी पड़ती। बट अब वो सभी बाहर कैसे निकलेंगे, इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। अब यहाँ इस पूरी कंडीशन के बारे में पता चलने के बाद वो इंजीनियर और सियरा काफी ज्यादा घबरा गए थे। सियरा तो बोल रही थी कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। अचानक सियरा सिबॉन के पास जाकर उससे माफी मांगती है और अगले ही मोमेंट में उसे पंच मारने लगती है। सिबॉन अपनी जान बचाकर बोट के ऊपर भाग रही थी और पीछे पीछे सियरा आती है, यानी इससे पता चल रहा था कि सियरा भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। सिबॉन पहले ही कह रही थी कि इस पैरासाइट का असर कुछ समय बाद होता है, जो सियरा के बॉडी में अब जाकर दिखाई दे रहा था। सियरा अभी भी पीछे थी, इसीलिए सिबॉन ने उसे ऊपर से लात मार दी तो वो नीचे गिरकर एकदम से मर जाती है। सिबॉन के साथ वो इंजीनियर भी आ गया और देख पा रहा था कि इसमें सिबॉन की कुछ गलती नहीं थी। सियरा भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेया और ग्रेट एक साथ बैठकर ग्रेट के आखिरी मोमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों ने मिलकर अपनी बेटी की फोटो देखी और काफी इमोशनल हो गए। ग्रेट को पता था कि वो बचने नहीं वाला, इसीलिए उसने एक चाकू अपनी वाइफ के हाथ में दिया और कहा कि तुम मुझे मार दो। फ्रेया बहुत ही ज्यादा रोने लगी और कह रही थी कि वो ये नहीं कर सकती, लेकिन उसने आखिरकार किस्मत को एक्सेप्ट किया और ग्रेट को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। अब अपने हस्बैंड को खत्म करने के बाद फ्रेया यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती, इसीलिए वो डाइविंग सूट पहनकर एक छोटी सी बोट लेती है और पानी में चली जाती है। सिबॉन और वो इंजीनियर उसे मना तो कर रहे थे, लेकिन फ्रेया वहाँ पर 1 सेकंड भी नहीं रुकती। अब इतने सारे लोगों में से सिबॉन और इंजीनियर ही बचे हैं। अब इंजीनियर को पता चला कि उनकी बोट धीरे धीरे डूबती जा रही है, इसीलिए दोनों नीचे जाते हैं ये चेक करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या हुई। उन्हें ये साफ पता चल रहा था कि पानी के टैंक में पूरी तरीके से वो पैरासाइट भर चुके हैं। उसमें से तो आवाजें भी आ रही थी, इसीलिए उन्होंने ट्राई किया उस टैंक को ओपन करने का। जैसे ही वो खोलते हैं, उसके अंदर से क्रिएचर के बड़े बड़े टेंटिकल्स उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगे। ये टेंटिकल्स तो बोट के एकदम निचले हिस्से से छेद करके ऊपर आ चुके हैं और इसी वजह से बोट में पानी भरता जा रहा है और कुछ समय बाद वो
पूरी तरीके से डूब जाएगी। जल्द से जल्द सिबॉन और इंजीनियर ने ट्राई किया उस ढक्कन को बंद करने का। तो अब यहाँ से ये बात क्लियर थी कि वो ज्यादा टाइम तक बोट पर नहीं रह सकते। इंजीनियर के हिसाब से उन्हें दूसरी बोट लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन सिबॉन की थिंकिंग तो यहाँ पर एकदम अलग होती है। वो कह रही थी कि हम इस तरीके से नहीं जा सकते इन क्रिएचर्स को छोड़कर। जब तक बोट के ऊपर उसके कई सारे पैरासाइट मौजूद होंगे, बाकी इंसानी प्रजाति काफी खतरे में पड़ सकती है। तो हमें ट्राई करना होगा इन सबको खत्म करने का। इंजीनियर एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि सिबॉन को अभी भी अपनी रिसर्च की पड़ी है। यहाँ उसके इतने सारे साथी मारे गए इन खतरनाक पैरासाइट की वजह से, तो उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर सिबॉन फिर से समझाती है कि ये पैरासाइट बाकी दुनिया वालों तक नहीं पहुँचने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कोई नहीं बच पाएगा। इंजीनियर समझ जाता है और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी बोट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फैला देंगे। बोट तो डूबने ही वाली है और अगर वो क्रिएचर उस पर अटैक करने का ट्राई करेगा तो झटका लगने के कारण वो मर ही जाएगा। उन दोनों ने जल्द से जल्द अपना डाइविंग सूट पहन लिया और पूरी बोट पर आग लगा दी थी। इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ फैल गई होती है और अब वो दोनों एक छोटी सी बोट लेकर उस पर उतरने लगे। सबसे पहले सिबॉन बोट पर चली गई और ऊपर से वो इंजीनियर नीचे आ रहा था, लेकिन उसी वक्त उसका पैर फिसल गया और वो सीधा पानी में जाकर गिरा। उसे अच्छी तरीके से तैरना नहीं आ रहा होता है, इसीलिए अब सिबॉन उसकी मदद करने के लिए खुद कूद जाती है। नीचे वो साफ देख पा रहे थे कि बड़े बड़े क्रिएचर के टेंटिकल उनकी तरफ बढ़ रहे हैं उन पर अटैक करने के लिए। सिबॉन जल्द से जल्द इंजीनियर को पकड़कर ऊपर तो खींचती है, लेकिन क्रिएचर का एक टेंटिकल उसके हाथ पर काट देता है। कैसे भी करके बचते बचाते हुए वो छोटी सी बोट पर आ तो गए थे, पर सिबॉन जब अपने हाथ पर देखती है तो उसे पता चल चुका था कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसका बचना अब नामुमकिन है। इंजीनियर ट्राई कर रहा था कि वो सिबॉन के घाव को साफ कर दे, पर इन चीजों का अब कुछ फायदा नहीं था। सिबॉन भी अब जानती थी कि वो बचने नहीं वाली, इसीलिए वो इंजीनियर को गुड बाय कहकर वहां से कूद जाती है। सिबॉन अब पानी के अंदर मौजूद उतने बड़े टेंटिकल वाले क्रिएचर के पास पहुंच गई। पता नहीं वो आगे क्या करेगी, लेकिन उसका अंत तो तय था। ऊपर की तरफ इंजीनियर अब एकदम से बेबस हो चुका था, पर अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये एक रेस्क्यू शिप थी जो उस जगह से गुजर रही होती है। तो अब तुरंत ही इंजीनियर ने उसे हाथ दिखा दिया ताकि वो सब उसे यहाँ आकर बचा ले। लेकिन ये बात भी कंफर्म नहीं है कि वो इंजीनियर इन्फेक्टेड नहीं था। खैर उसे तो वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है, पर क्या ये पैरासाइट इंसानी प्रजाति को खत्म कर देगा, ये तो एकदम रहस्य बन जाता है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।